Okay, so let's take our dimensional analysis ahead. Deriving relation among physical quantities. Dimension की help से we can derive relationship among physical quantities. ठीक है, बट ये सारी सिचुएशन में नहीं हो सकता है. ये किसी किसी सिचुएशन में जहाँ पे इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ पे हो सकता है. कैसे हो सकता है इसको हम लोग देखेंगे आज. See, we are always we know that the derived quantities, they are dependent on the fundamental quantities. ठीक है, so we can follow the method of dimensional consistency to arrive at a relation, but number of physical quantities must not be greater than 3. ये है restriction कि अगर कोई derived quantity है वो 3 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, तभी हम लोग उसका रिलेशनशिप विथ द फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं. इन लेटर चैप्टर्स वी शैल लर्न दैट नेट फोर्स नेम्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू मूव अ पार्टिकल ऑफ मास एम. देखो सेंट्रीपेटल फोर्स पहले तुमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में. कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स. और ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वी विल लर्न दैट इन द पार्ट ऑफ फिजिक्स विच इज बेसिकली डायनामिक्स, सर्कुलर मोशन नाम के टॉपिक पे. ठीक है, तो फोर्स, द सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ पार्टिकल ऑफ मास m with a speed v in a circle of radius r किस पे डिपेंड करता है? कहीं ना कहीं वो मास पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे डिपेंड करेगा और रेडियस पे डिपेंड करेगा सर्कल की, जिस सर्कल के सरकमफरेंस में वो पार्टिकल को मूव करवाना है. ठीक है, सो एक एलिमेंट्री रिलेशन तो हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू a v रेज टू b r रेज टू c. वी डोंट नो द पावर्स ऑफ m v and r. They can be positive, they can be negative, they can be fractions, can be anything. ठीक है, a b and c are the powers of are the exponents or powers raised on mass, velocity and radius respectively to express this relation. Now using the method of dimensional consistency we need to calculate a b and c to finalize the relation, and we can rewrite the above relation as this. अब तुम बोलोगे सर इसमें k कहां से आया? k तो था ही नहीं. k is a dimensionless constant which could be there in any formula, and the limitation of this method is that we cannot say anything about k, whether k is there or not, what is the value of k. हम लोग कुछ नहीं बोल सकते k के बारे में. ये मेथड का लिमिटेशन है. नाउ लेट अस राइट द अबव स्पेसिफाइड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन. तो फोर्स के डायमेंशन क्या है? m1 l1 t रेज टू माइनस टू. m1 l1 t रेज टू माइनस टू. ठीक है, अब देखो यहां पे k को छोड़ दो थोड़े 2 मिनट के लिए. m रेज टू a है तो ये मास है, उसका डायमेंशन होता है m, कैपिटल m. ठीक है, तो मैं उसको लिखूंगा कैपिटल m रेज टू 1 द होल रेज टू a. ठीक है, l रेज टू 1 है. यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी है. ठीक है, वेलोसिटी का पावर कितना है? b. तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हो गया? l रेज टू 1 t रेज टू माइनस 1 द होल रेज टू b. और यहाँ पे रेडियस है जिसका डायमेंशन है l रेज टू 1 रेज टू c. ठीक है, अगर इसको दोनों साइड को इक्वेट करना है तो मुझे ये दोनों l को साथ में लाना पड़ेगा. मतलब l रेज टू b इंटू एल रेज टू c, दैट इज l रेज टू b प्लस c हो जाएगा. t रेज टू माइनस b यहाँ पे रहेगा और m रेज टू a यहाँ पे रहेगा. नाउ we can equate each dimension on both the sides of the equation to get the following values. तो अगर मैंने मास का डायमेंशन मास के डायमेंशन को दोनों साइड में इक्वेट किया, मास का पावर कितना है? लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे a है, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया. लेंथ का पावर कितना है? लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे b प्लस सी है, सो b प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो गया. टाइम का पावर है -2 और राइट हैंड साइड पे -b है, सो -b इज इक्वल टू -2, दैट इज b इज इक्वल टू 2 हो गया.
अब ये सारा जो हमें इक्वेशंस मिले हैं इसको आपस में सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो बी की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस सी इज 1, सो सी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वेयर इंटू आर रेस टू -1, और एफ इज इक्वल टू के टाइम्स एम वी स्क्वेयर बाय आर। हियर द वैल्यू ऑफ के इज 1, but proportionality constant like k can never be determined using the method of dimensions. They can be determined only using the method of experimentation. अगर एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन करोगे तुम सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए तभी तुम्हें k की वैल्यू पता चलेगी। जो SI यूनिट में 1 है, ठीक है, इसलिए हमको पता है, लेकिन अगर सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करो और तुम बोलो कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम रिलेशन ढूंढ लेंगे, तो पॉसिबल 100% पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो फॉर्मूला एफ बन गया है एम वी स्क्वेयर बाय आर। और एक एग्जांपल लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, आई थिंक सीबीएसई वालों ने नहीं पढ़ा हुआ है, तो लोग पढ़ लेंगे, आगे आने ही वाला है। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ा है तुमने? अभी मेजरमेंट ऑफ टाइम में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। किसके? बॉब के मास पे। लेंथ पे डिपेंड करता है। किसके लेंथ पे? थ्रेड की लेंथ पे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम द फॉलोइंग इक्वेशन, टी इज इक्वल टू के टाइम्स एम रेस टू ए एल रेस टू बी जी रेस टू सी। ठीक है, ये तुमने एक रिलेशन अज्यूम किया बिकॉज यू नो दैट एक कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी हो सकता है कि एम एल और जी डेफिनेटली है पेंडुलम के टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वांटिटीज, तो वो तो रहेंगे ही। ठीक है, अब हम लोग ये जो टाइम पीरियड है बेसिकली उसके डायमेंशन क्या है? m0 l0 t1, और यहाँ पे m रेस टू a हो जाएगा, l रेस टू b हो जाएगा, और l रेस टू 1 इंटू t रेस टू -2 द होल रेस टू c हो जाएगा। दैट इज m रेस टू a l रेस टू b प्लस c एंड t रेस टू -2c। इसको अगर हम लोग इक्वेट करें तो a का पावर आएगा 0, a की वैल्यू आएगी 0, आई एम सॉरी, b प्लस c की वैल्यू आएगी 0, और c की वैल्यू आएगी -12। तो अगर c की वैल्यू हम यहाँ पे डालें तो b की वैल्यू +12 आती है। ठीक है, सो बेसिकली हमें जो इक्वेशन चाहिए था वो क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू, मास तो है ही नहीं, मास पे डिपेंड करता ही नहीं है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो तुम पूछोगे सर पहले क्यों लिया फिर? तो हमको पता नहीं था रिलेशन, इसके लिए डिराइव करने के लिए हमने मास को लिया, बट पता चला कि मास का तो जो डायमेंशन है वो 0 है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेंथ का कितना है? 1/2, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का -1/2। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू के अंडर रूट l/g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ simple pendulum. Here also we cannot say anything about the value of k using the method of dimension. In this value of k, in this case the value of k is 2 pi, और ये कैसे पता चलता है? एक्सपेरिमेंटेशन से। After knowing its value we can write the relation of the time period as follows. Hence the method of dimension can be helpful in formulating relationship among physical quantities up to certain extents, because there are limitations and this method cannot be reliably used for this purpose. ठीक है, जैसे डायमेंशनल मेथड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन। इफ वी वुड प्रोवाइड रेडियस ऑफ बॉब इंस्टेड ऑफ लेंथ ऑफ थ्रेड ऑफ पेंडुलम, then we would have got r instead of l in the final result, which would give an incorrect result. मतलब यहाँ पे अगर बोला होता कि रेडियस ऑफ बॉब इतना है, रेडियस ऑफ द पेंडुलम, तो एल की जगह आर आर लिख देते हम, और क्या वो सही होता? दैट इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। Apart from this, we already know that this method cannot tell anything about the proportionality constant, and moreover we cannot deal with more than 3 physical quantities in the perspective of mechanics, because in mechanics all quantities can be expressed only in terms of m, l and t. Hence we cannot formulate more than 3 equations, but still the method of dimensions become useful in many situations. चलो एक एग्जांपल लेते हैं। A particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r. Find an expression for the centripetal force acting on it. ये ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल में देख रखा है, और वही वापस वो लोग ने क्वेश्चन पूछा है।
So it becomes very simple for us now. See, we know that the dimension of force, which is the centripetal force, must depend on the dimensions of mass, which is डायमेंशनलेस कांस्टेंट k तो 1 है, तो m रेज टू a लिखूंगा मैं यहाँ पे, और द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी तो v रेज टू b लिखूंगा, एंड रेडियस r, सो r रेज टू c लिखूंगा. सो m l m1 l1 t रेज टू -2, these are the dimensions of force. और यहाँ पे आएगा m रेज टू a l into t raised to -1 raised to b and l raised to c. ठीक है, तो ये हो जाएगा m l t raised to -2 is equal to m raised to a l raised to b t raised to -b l raised to c. अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो विल गेट, यहाँ पे लिखते हैं नीचे, m l t raised to -2 is equal to m raised to a l raised to b plus c and t raised to -b. ठीक है, अभी इक्वेट कर देते हैं. यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, और दोनों के डायमेंशन है a और 1, सो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. लेंथ के डायमेंशन है b प्लस c, और ये साइड है 1, और टाइम के डायमेंशन है -b इज इक्वल टू -2, एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू 2. अगर b की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू हो जाएगी -1. ठीक है, तो a की वैल्यू 1, b की 2 और c की -1, ये मिल चुकी है हमें. सो वी कैन इजीली राइट द फॉर्मूला m रेज टू 1 m v रेज टू b, सो v स्क्वायर, and r raised to c, r raised to -1 mv square upon r raised to -1 मतलब 1 upon r हो जाएगा. So mv square upon r will be the formula if the dimensionless constant is 1. So this is, we have already derived this. Again, we have established it by proving it. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम. रुक जाओ, consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on length, mass of the bob and acceleration due to gravity. चलो, यहाँ पे वही है, टाइम पीरियड वाला ही है ये. ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ l raised to a multiplied by mass of the bob m raised to b and acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is g raised to c. Derive the expression for the time period using the method of dimension. ठीक है, अब टाइम पीरियड के डायमेंशन क्या है, m0 l0 t1, लेंथ रेज टू a, l रेज टू 1 रेज टू a हो जाएगा, मतलब l रेज टू a मल्टीप्लाइड बाय मास m, सीधा मास है तो m रेज टू b हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज l मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू -2 द होल रेज टू c. m0 l0 t1 is equal to la mb l raised to c multiplied by t raised to -2c. m0 l0 t1 is equal to l raised to a प्लस c, क्योंकि यहाँ पे l raised to l raised to c दोनों ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय m रेज टू b मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू -2c. अब इक्वेट कर लेते हैं. सो पहले मास के डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे तो b इज इक्वल टू 0 आएगा. ठीक है, अभी लेंथ के डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे तो a प्लस c इज इक्वल टू 0 आएगा.
और फिर टाइम के डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे तो -2c इज इक्वल टू 1 आएगा, मतलब c इज इक्वल टू -1/2 आएगा। एंड a की वैल्यू भी हम पता लगा सकते हैं। a क्या आएगा? a प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू भी आ गई 1/2, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। Now we can find the time period. So time period of simple pendulum is, see we don't know the dimensionless constant, तो उसको k लिख देंगे। l l raised to a, that is l raised to 1/2 multiplied by m raised to 0, ये तो हट जाएगा पूरा, और मल्टीप्लाइड बाय g raised to -1/2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ l बाय जी। g अंडर रूट में डिनोमिनेटर में, इसलिए उसका पावर -1/2, l अंडर रूट में न्यूमरेटर में, इसलिए उसका पावर 1। ठीक है, सो दिस एग्जांपल आल्सो वी सॉ द सेम थिंग इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A planet revolves around the sun in a nearly circular orbit. Assuming that its time period of revolution t depends upon the radius of the orbit. Acha. So dimensions of the time period depends upon radius of the orbit, r raised to a multiplied by mass of the sun, m raised to b, and gravitational constant g, g raised to c. Show that square of t varies with cube of the radius. Wow. Show that, ये तो तुम्हारा केपलर्स लॉ है, जो हमने पहले क्वेश्चन हमको तकलीफ भी हुई थी, हमने छोड़ा भी था। शो दैट स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड वेरीज विद द क्यूब ऑफ द रेडियस, वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ द रेडियस। ये तुम्हें प्रूव करना है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड टी, उसके डायमेंशन क्या हो गए? m0, l0, t1। रेडियस के डायमेंशन l रेज टू a मल्टीप्लाइड बाय m रेज टू b मल्टीप्लाइड बाय g। अब g क्या है? g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ g? यू रिमेंबर? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? देखो, न्यूटन फोर्स का SI यूनिट है, और फोर्स का जो SI यूनिट है उसके डायमेंशन क्या है? m l t रेज टू -2 मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, मीटर है लेंथ का SI यूनिट, और मीटर के डायमेंशन क्या है? l, l स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय kg रेज टू -2, मतलब m रेज टू -2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो वी गॉट एवरीथिंग ओवर हियर। सो m0 l0 t रेज टू 1 इज इक्वल टू l, l के सारे पावर को देखो, इक्वेट करो और ऐड कर दो। तो l, सॉरी सबसे पहले m लिखते हैं ना, mlt, सबसे पहले m लिख लो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो m कितने हमारे पास? ये एक m यहाँ पे, एक m यहाँ पे, m रेज टू b, m रेज टू 1, m रेज टू -2। सो 1 -2 हो जाएगा -1, -1 प्लस b, b -1, सो m रेज टू b -1। ठीक है, अब l रेज टू a है यहाँ पे, l रेज टू 1 है यहाँ पे, l रेज टू 2 है, तो l रेज टू a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय t, t रेज टू -2 है। और तो कोई t नहीं दिख रहा है, t रेज टू -2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब इक्वेट करने का टाइम आ गया। सो m के पावर को इक्वेट करते हैं, m के डायमेंशंस को, b -1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1। ठीक है, l के पावर को इक्वेट करते हैं, a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू -3। t के पावर को इक्वेट कैसे करेंगे? t तो प्रॉब्लम देगा। ओ माय गॉड, हम लोग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने भूल गए।
रेस टू सी तो किया ही नहीं, इसलिए मैं सोचू ये सी कहाँ गया यार। डिलीट, खत्म करो इसको। तो हमें क्या करना था पता है, हमें ये जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के फुल पावर को सी से रेस करना था। अब क्या हो जाएगा, एल रेस टू ए इंटू एम रेस टू बी इंटू एम रेस टू -1 होगा ये, और एम रेस टू -1 रेस टू सी, एम रेस टू -1, देखो 1 -2 -1, -1 रेस टू सी माइनस सी, तो यहाँ पे आएगा एम रेस टू -c मल्टीप्लाइड बाय एल रेस टू हो जाएगा 3 रेस टू सी, एल रेस टू 3c, टी रेस टू, तो m का पावर आ गया, l का पावर t, t रेस टू -2c, t रेस टू -2c। ठीक है, ये सब अभी मल्टीप्लीकेशन में है, तो नो नीड टू वरी, वी कैन जस्ट राइट इट एज एल इज एल रेस टू ए प्लस 3c, एल के दोनों डायमेंशंस ऐड हो गए पावर में, m ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय एम रेस टू बी माइनस सी, टी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, टी तो अकेला है, टी रेस टू -2c। अब हम इसको इक्वेट करेंगे m0 l0 t0 से। ए बी सी अब मिलेगा तुम्हें। सो b minus c will be equal to 0, a plus 3c will also be equal to 0, ठीक है, and -2c will be 0। इसका मतलब हे -2c 1 है, -2c 1 है, 1, ठीक है, -2c कितना हो जाएगा 1, सो देयरफॉर c कितना हो जाएगा -1/2, c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू डालो इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, b माइनस -1/2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू -1/2। ऑलराइट, अब इसमें डालो c की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में, a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a minus 3/2 is equal to 0, that means a is equal to 3/2, b मिल गया, a मिल गया, और c की वैल्यू पहले ही मिली हुई है, क्या है -1/2। हमें क्या करना था, हमें कुछ तो प्रूव करना था, शो दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड वेरीज विद द क्यूब ऑफ आर। अच्छा, चलो अभी ओरिजिनल फॉर्मूला देखते हैं यार, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू आर रेस टू ए, तो क्या हो जाएगा आर रेस टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय एम रेस टू बी, एम रेस टू -1/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जी रेस टू सी, मल्टीप्लाइड बाय जी रेस टू सी, सी क्या है -1/2, ठीक है, सो टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू आर रेस टू 3/2 अपॉन एम रेस टू सॉरी एम रेस टू 1/2, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में चला गया है, हो गया तो इंटू जी रेस टू 1/2। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग पता है, अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन एम जी या जी एम, ठीक है, अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम या एम जी, ठीक है, अगर दोनों साइड स्क्वायर ले लें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन जी एम, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस। प्रूव हो गया है, ठीक है। सो
यस, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ये किसी भी प्लैनेट का, विच वी हैव प्रूव्ड। करेक्ट 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 करेक्ट। ये लोग ने के भी लिखा है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, वो लिखना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये, हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। सो आई थिंक दिस वन यू आर गोइंग टू ट्राई, you are going to try this, then I'll show you the solution. The surface tension S of a liquid rising in a capillary is supposed to depend upon the mass of the liquid. चलो, surface tension, अब ये surface tension है क्या? Surface tension is nothing but a force, okay? तो यहाँ पे surface tension की जगह मैं force के dimension यूज कर सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है? It depends on the mass of the liquid, m raised to a, pressure P of the liquid, P raised to B, and radius R of the capillary tube, R raised to C। अभी देखो, ml T raised to -2 यहाँ पे हो जाएगा, m की जगह पे, मास की जगह पे m आएगा, रेस टू a। प्रेशर, प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है? तो ये हो जाएगा ml T रेस टू -2 अपॉन l स्क्वेयर द होल रेस टू b, और रेडियस क्या है? लेंथ, l रेस टू c। इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, इससे इक्वेट करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो, एक्सप्रेशन निकालो एस का, के की वैल्यू हाफ लेनी है तुम्हें, ठीक है? बहुत इजी है, वीडियो पॉज करो, अभी सॉल्व करो इसको। कुछ तो काम होना चाहिए वीडियो के साथ, नहीं तो क्या टाइम पास ही होगा सर। डन, यू पॉज द वीडियो, सॉल्व इट, लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट। क्या है? यस, एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया था। तो S इज इक्वल टू हाफ पी आर, हाफ पी आर, प्रेशर इनटू रेडियस। प्रेशर कौन सा है? प्रेशर ऑफ द लिक्विड इनटू रेडियस, हाफ पी आर, ठीक है? समझ में आया तुमको ये? अच्छा, अब ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट वाला पार्ट बचा है, और उसके न्यूमेरिकल्स ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लास्ट वीडियो होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, द चैप्टर इज एट एंड। तो इसका एक बहुत बड़ा असाइनमेंट आ रहा है तुम्हारे सामने, जो मैं आज दे दूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हें वो शुरू कर देना चाहिए सॉल्व करना, ताकि क्या होगा कि जो पूरे चैप्टर का होमवर्क है वो एक साथ लोड ना है। तो वो मैं आज ही तुम्हें ये वीडियो के बाद भेज रहा हूँ, वो सॉल्व करो, और ये वीडियो देखो, और ये एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लो, ठीक है? आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट स्टिल नाउ। हम लोग स्लो जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, हमको कोई जल्दी नहीं है कहीं पहुंचने की, ठीक है? कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।